हेलो एवरीवन। तो फिजिक्स के आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीट वन हीट टू बेसिकली पार्ट होता है। तो हीट टू का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG, द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट ऑफ द फिजिक्स। और यही पार्ट आगे जो है ना वो रिलेट करता है किससे, थर्मोडायनामिक्स से। ठीक है, अब देखो अभी तक हम लोग पढ़ते क्या आए हैं, एक पार्टिकल है m मास का, एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, कुछ स्पीड दे दिया, फोर्स लगा लिया, वेलोसिटी पूछ लिया, एक्सप्रेशन पूछ लिया, वर्क पूछ लिया, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते आए हैं ना। उसके बाद वाले पार्ट में आता है कि अपन लिक्विड के बारे में डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद वाला पार्ट आता है हम लोग गैस के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड द लास्ट पार्ट आता है आपका वेव के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ द वेव। तो ये जो पार्ट हमने स्टार्ट करा है, इस पार्ट में हम लोग ना गैस के बारे में डिस्कस करेंगे कि गैस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, RMS वेलोसिटी क्या होता है। तो आज के क्लास में बेसिक कुछ अजम्पशंस और फंडामेंटल चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में डिस्कस क्या करेंगे हम लोग, गैस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो गैस क्या होता है, आइडियल गैस। ऑलमोस्ट जब तक कुछ नहीं दिया हुआ है तब तक आप क्या कंसीडर करोगे, आइडियल गैस। ठीक है, अब सपोज करो एक कंटेनर ले लो, मान लेते हैं हम लोग एक कंटेनर, यही ले लेते हैं जी कंटेनर। ठीक है, अब इसमें ना कोई भी एक गैस भरा हुआ है, ठीक है, कोई भी एक गैस फिल है। अब ये गैस क्या करता है, ये गैस जो है इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, ये गैस क्या कर रही है, अंदर में जो होता है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, नहीं कर रही है, क्या है ना। अब समझते हैं, सबसे पहले जो गैस लिया जाता है वो लिया जाता है आइडियल गैस। क्या लिया जाएगा, आइडियल गैस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल गैस क्या होगा, या फिर अजम्पशन मान लो, अजम्पशन। अजम्पशन क्या होगा फर्स्ट में कि गैस इज आइडियल, ये हम मानते हैं, गैस क्या होगा, आइडियल होगा। क्लियर है ना कहानी, गैस क्या होगा, आइडियल होगा। दूसरा, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, उसका जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है। वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, ऐसा हम लोग मान करके चलते हैं। और जो अंदर में गैस पार्टिकल भरा हुआ है उस पूरे का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के इक्विवेलेंट माना जाएगा। क्लियर क्या, तो सेकेंड अजम्पशन क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल या गैस मॉलिक्यूल is negligible compared to the volume of the container। जो इसका वॉल्यूम होगा वो क्या माना जाएगा, नेग्लिजिबल माना जाएगा। क्लियर क्या कहानी, वॉल्यूम गैस का क्या माना जाएगा, नेग्लिजिबल। क्लियर है ना। चलिए थर्ड, ठीक है, क्या इन गैस मॉलिक्यूल्स का आपस में कोई इंटरेक्शन होगा, तो जी बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तुम्हें ना ऑलवेज मान करके चलना है। देयर शुड बी नो इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, कोई भी इंटरेक्शन फोर्स नहीं होगा। क्लियर है ना, ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। फोर्थ, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो जीरो कंसीडर किया जाए। देखो F जो होता है वो -dU/dr हमने पहले डिस्कस कर रखा है वर्क पावर एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी है तो फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ भी हो सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानना पड़ेगा, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी जीरो। ठीक है, नेक्स्ट, जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या एग्जिस्ट करेगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी। क्या एग्जिस्ट करेगा, ओनली क्या,
देयर शुड बी नो इंटरेक्शन, हाँ बिल्कुल सही बात है, नो इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, क्लियर ना। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, जीरो। तो एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट, क्लियर है ना। कौन सा एनर्जी एग्जिस्ट करेगा, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। और आइडियल गैस है बेटे, तो आइडियल गैस है, देन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेगा, क्लियर है। यहां तक आगे की बात समझ में, पक्की बात है। चलिए लिखते चलो फटाफट, एक बार पॉज कीजिए एंड लिखो। कोलिजन जो होगा गैस मॉलिक्यूल्स का, वो क्या, गैस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन विद द वॉल, 6 पॉइंट, कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल with the wall is elastic in nature। इसका जो आपस में कोलिजन है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्लियर क्या कहानी, ठीक है। तो ये था अपना लास्ट पॉइंट। इसी पूरी एजम्पशन पे हमारा जो केटीजी है ना वो काम करेगा, ठीक है। अच्छा एक और पार्ट आता है, रियल गैस और आइडियल गैस, है ना। रियल गैस एक आइडियल की तरह कब बिहेव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट में आता है व्हेन अ रियल गैस may behave as an ideal gas। आइडियल गैस की तरह एक रियल गैस कब बिहेव करेगा, तो नॉर्मल सोच, रियल गैस में क्या इंटरेक्शन नहीं है, मतलब क्या पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, डन ना। कौन सी एनर्जी है, ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो अगर रियल गैस में भी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हो जाए तो वो आइडियल की तरह बिहेव करने लगेगा। अभी बस ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट, और मूवमेंट मतलब टेम्परेचर को बढ़ाना, ठीक है। तो कब बिहेव करेगा रियल, एक आइडियल की तरह, जब काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, है ना, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब होगा जब टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, गेटिंग माय पॉइंट्स ना। तो रियल गैस में बिहेव एज आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, क्लियर क्या, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अब आ जाओ आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें हम लोग। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर क्या है बच्चे, सॉरी पी क्या है, प्रेशर, पी क्या है, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम, टी क्या है, टेम्परेचर, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, क्लियर ना। थोड़ा सा अपन बेसिक चर्चा कर लेते हैं केमिस्ट्री का। नंबर ऑफ मोल जो एन है, एन क्या होता है, वेट गिवन इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, क्लियर है क्या कहानी। अच्छा एक और बात, ये जो m कंसीडर किया जाएगा, देखो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन है बहुत मोटी बातें, क्योंकि आगे जो है ना न्यूमेरिकल में इसका कंसीडरेशन होगा, क्लियर है कहानी। स्मॉल m जो है वो मास ऑफ, स्मॉल m क्या होता है, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। कैपिटल M तो उसका मोलर मास हो गया, ठीक है। अगर सोचो, नेक्स्ट करूं क्या, एवोगैड्रो नंबर इनटू M जो होगा क्या वही मोलर मास हो जाएगा इसका, क्लियर क्या कहानी, है ना। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब आगे ना यूज किया जाएगा। यहां तक ओके है जी, आगे बढ़े। अब एक कंटेनर में हमने ना गैस मॉलिक्यूल्स को रखा था, तो वो क्या करेगा भाई साहब, मूव करेगा, ठीक है। मूव करेगा तो कंटेनर से टकराएगा। अभी मैं कंटेनर का साइज ना एक क्यूब कर लेता हूं,
और एक इक्वेशन ना डिराइव करेंगे अपन, लेकिन वो साइज ऑलवेज क्यूबिकल हो ये जरूरी नहीं है, साइज सिलेंड्रिकल हो सकता है। देखो एलपीजी वाला जो आता है, ट्रक जो आता है, एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, क्यूबिकल नहीं होता है। उसके पीछे हम लॉजिक पढ़ेंगे फ्लूइड डायनामिक्स में, जो प्रेशर होता है इसके पीछे का लॉजिक, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे अपन बाद में। तो ये अभी हम लेंगे क्यूबिकल, लेकिन है ये किसी के लिए भी वैलिड, तो ध्यान रखिएगा ये चीजें, डन ना। तो फोर्स एंड प्रेशर लिखिएगा, नेक्स्ट साथ में लिखते चलिएगा बेटे, फोर्स एंड प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इन अ कंटेनर। ठीक है, क्या होगा, तो हम लोग इसके लिए ना क्या बनाते हैं, एक क्यूब बनाते हैं। भाई साहब क्यूब कहां है बनाना, अच्छा ये राजी, ठीक है। अब ये देख, ये हो गया y, ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया आपका z, ठीक है। अब इसमें है जी गैस मॉलिक्यूल, जी गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स। अब ये भाई साहब जो गैस मॉलिक्यूल है ना, वो परेशान आत्मा है, वो तो रैंडमली मूव करेंगे इधर से उधर, जो कर रहे हैं, और वॉल से कोलिजन भी होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि एक वॉल है ये, ठीक है, मान लेते हैं कि एक वॉल है। अगर ये गैस मॉलिक्यूल गई, ये v वेलोसिटी के साथ गया और ये बाहर चला गया, ठीक है। अगर ये v है तो ये क्या हो जाएगा vx, और इलास्टिक कोलिजन है तो ये भी v ही होना चाहिए, तो इसके भी अगेन दो कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर अपन बात करें तो ये ले ले vx, हाँ या ना, समझ में आई क्या बात। देखो सीधा टकराएगा वो तो एक केस है बेटे, ठीक है, मैं किसी भी एंगल पे मान लेता हूं, फिर मान लो कि वो एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए, क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर आपसे मोमेंटम पूछा जाए, चेंज इन मोमेंटम की बात करें, डेल पी अलोंग द एक्स एक्सिस, अरे चेंज इन मोमेंटम किसके अलोंग, एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा फाइनल, क्या है माइनस ऑफ एम वी एक्स, माइनस ऑफ एम वी एक्स, तो कितना हो गया माइनस ऑफ 2m वी एक्स। क्या यही होगा चेंज इन मोमेंटम। बेटा ये तो मैंने ना एक डायरेक्शन में माना है ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो एक्स वाई जेड तीनों में जा रहा होगा ना, ठीक है। अगर छोटा सा एक केस इमेजिन करें, तो जो हमारा वेलोसिटी होगा, जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ठीक है। और ये भी कंसिडरेशन में ही है कि Vx जो है वो Vy के बराबर होगा और क्या होगा Vz के बराबर होगा। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में क्या। तो यहां से अगर V देखा जाए तो V कितना हो गया, अंडर रूट, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर Vz स्क्वायर, तो ये हो गया √3 Vx में लिख सकता हूं, क्या वेलोसिटी यही होगा √3 Vx। हम ना बेसिकली एक डायरेक्शन में लेकर के चल, एक्स में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, और इसको हम लिख देंगे वापस से, क्या दिक्कत है, ये तो नेट वेलोसिटी हो गया ना पूरा का पूरा, एक्स वाई और जेड तीनों में। चलिए, तो चेंज इन मोमेंटम समझ में आ गया। फोर्स क्या होता है बेटे, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये जो टाइम होता है वो टाइम होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। ये टाइम क्या है, टी इज द टाइम, और ये होता है डिस्टेंस, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बेसिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये टाइम लिया जाता है कंसीडर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टाइम इज कंसीडर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्लियर क्या कहानी। अब देख तो क्या लिख सकते हैं बेटे हम लोग फोर्स को, डेल पी एक्स, और टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही आएगा, हाँ या ना, क्या पक्की बात है।
चलो थोड़ा सा और इसको मिनिमाइज करते हैं अपन। दिख रहा है सबको? आइए अब इसका वैल्यू लिखते हैं बेटे। तो डेल पी का वैल्यू कितना हो गया, अपन इसका मैग्नीट्यूड लिख ले तो 2mvx, यही है ना, अपॉन 2dvx, ऊपर चला जाएगा तो vx स्क्वायर हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो फोर्स कितना आ जाएगा, mvx का होल स्क्वायर बाई डी। अब बता प्रेशर कितना होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। और अपने को तो P और V में काम करना ना, P, V और T तीन पैरामीटर्स है जिसपे अपने को ऑपरेट करना है। तो बता प्रेशर कितना हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या हो गया आपका, mvx का होल स्क्वायर अपॉन एरिया, ठीक है। तो प्रेशर कितना हो गया, mvx का होल स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू लेंथ, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, हाँ है ना, ठीक है। अब ये Vx ना हमने एक डायरेक्शन में निकाला था, अपने को निकालना है टोटल। तो मैं Vx के होल स्क्वायर को ध्यान से देखो, इसको क्या लिखा जा सकता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू Vx का होल स्क्वायर। तो Vx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 3। नहीं है, क्लियर क्या कहानी? अरे मैं अभी ये कर रहा हूं, बाकी जो फाइनल इक्वेशन आएगा ना अपने को काम उसी से है। ये सब बस ऐसी चीजें बकवास है, बकवास तो नहीं है। जेई का क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, बीच में फाइंड द टाइम पूछा जा सकता है, और ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं जो ये डेरिवेशन से उठा करके पूछेगा आपसे। तो ये क्लियर होना जरूरी पार्ट है। नहीं है, क्लियर है नहीं? चलिए, तो प्रेशर क्या हो गया आपका, आगे लिखते हैं। प्रेशर हो गया m Vx का होल स्क्वायर अपॉन क्या आया था, V इज द वॉल्यूम। तो प्रेशर इज इक्वल टू m, Vx को क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाई 3, हाँ है ना। अच्छा एक और चीज समझने वाली बात है जो मिस हुआ है पूरे के पूरे कंसेप्ट में, ये तो हमने एक का लिखा ना, अगर n पार्टिकल्स हैं तो क्या हो जाएगा, अगर n पार्टिकल्स हैं तो सबका देखना, फॉर n पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, फॉर n पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, देखो एक का हमने निकाला Vx स्क्वायर, दूसरे का भी सेम, पहले का मान ले 1 तो दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4, डॉट 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 n। और अगर अपन एवरेज निकाल रहे हैं तो क्या सबको डिवाइडेड बाय n कर देंगे, ये हम ना भी करना पड़ेगा ये, क्योंकि इसी से ना हम RMS निकालने वाले हैं। क्लियर क्या कहानी? तो समझते हैं एक बार। तो फॉर n पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, v स्क्वायर का एवरेज अगर हम निकालें तो नॉर्मल अलोंग द x एक्सिस, ठीक है, vx1 स्क्वायर, vx2 स्क्वायर, डॉट 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 vxn स्क्वायर बाई टोटल n, यही आएगा। नहीं है, अरे क्लियर क्या कहानी, पक्की बात ना। चलो अब समझते हैं। तो हमने जो ये v स्क्वायर लिखा है वो तो किसका लिखा है, एक का ना, v स्क्वायर किसका लिखा है, ठीक है सही बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया n पार्टिकल्स का, इसका ना अपन आगे यूज करेंगे, फिलहाल ना एक ही पार्टिकल से निकाल देते हैं एनर्जी का इक्वेशंस। तो ये हो गया 3pv इज इक्वल टू m v स्क्वायर, ये है वॉल्यूम, 2 से अगर डिवाइड कर दोगे तो कोई दिक्कत है, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 pv। अरे क्लियर क्या आ जाएगा, 3/2 pv, या अपन इसको लिख सकते हैं 3/2 pv की जगह पे क्या लिख सकते हैं, nRT। तो यहां से आप ध्यान से देखो तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इसलिए बताया था आपको कि आइडियल गैस तो कंसीडर करा जाएगा, है ना, और काइनेटिक एनर्जी उसमें चाहिए मैक्सिमम, तो वो तब होएगा जब उसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे आप। क्लियर कहानी? एक इक्वेशन आ गई बात समझ में, ठीक है। PV इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, PV इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 2/3 इंटू E। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, इस पे देखते हैं एक इक्वेशन।
एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और कुछ भी नहीं है, प्रेशर दे दे वॉल्यूम दे दे कोई लेना देना नहीं है। ये एनर्जी की बात करेंगे, उसका इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, डिपेंड किस पे करा, टेम्परेचर पे। तुम्हें हमेशा फंसाने के लिए क्वेश्चन देगा प्रेशर और वॉल्यूम का, तुम टिके रहना भाई टेम्परेचर के ऊपर में। क्लियर क्या? अब आ जाओ, ये जो हम लिखेंगे बेसिकली ये एवरेज ही होगा। तो कैसे होगा एवरेज, हम ना वो बात कर लेते हैं एक बार। तो उसके लिए ना वापस से अपने को थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ये हमने कितने मॉलिक्यूल्स का लिखा, एक का लिखा ना। अगर n मॉलिक्यूल्स है और उसी का x एक्सिस में निकालना हो, तो n मॉलिक्यूल्स का x एक्सिस में निकालना हो तो क्या वही आएगा? अरे बोलो, आगे बात समझ में क्या? ठीक है, अब देखो ये हो गया एवरेज, मतलब स्क्वायर कर दिया और एवरेज निकाल लिया। अब हमने चढ़ाना है इस पे अंडर रूट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप की, आरएमएस की। क्लियर? तो मैं इसको सीधा एवरेज लिख दूं क्या? इसको जो हमने यहां पे लिखा है ना, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 आर टी। लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना? अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो ठीक है। ठीक है, अब अपने को क्या चढ़ाना है? अंडर रूट। ये से ये कैंसिल आउट हो गया। ये एम एक का लिखा था ना, अगर पूरे का लिखना हो तो स्मॉल एम इंटू मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। देखो ये है ना, तो ये इज इक्वल टू एन इंटू वी स्क्वायर आएगा ना। यहां से अगर आप कंक्लूजन देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा आपका, वी एक्स स्क्वायर वी वन स्क्वायर वी एक्स टू स्क्वायर डॉट 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 वी एक्स एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन, और वी ये आएगा ना। और जब ये वैल्यू लिखोगे तो क्या यहां एन आएगा वापस, एन इंटू स्मॉल एम, मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या हो जाएगा, मोलर कैपिटल सबका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 RT। तो वी स्क्वायर ये क्या हो गया, 3 RT अपॉन कैपिटल एम। अब अंडर रूट चढ़ा दे एक बार इसका। जैसे ही अंडर रूट आप चढ़ाओगे तो क्या आएगा, अंडर रूट वी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT बाई कैपिटल एम। क्लियर ना? इसी को अगर चेंज करना हो, इसी को चेंज कैसे करेंगे, अंडर रूट 3RT, एम को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एम इंटू एवोगैड्रो नंबर। आर बाई एन ए जो होता है वो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3KT बाई एम, और ये जो है दिस इज नोन एज VRMS। ये क्या होएगा आपका VRMS। अब अपने पास कितने इक्वेशन आ गए निकल करके। VRMS क्या होता है हम अगेन डिस्कस करेंगे एक बार, बट समझिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, एनर्जी 3/2 nRT। ठीक है, जो आपका एनर्जी आया वो आ गया 3/2 RT। कंसीडर करते हैं n इज इक्वल टू 1। VRMS जो है वो आ गया अंडर रूट 3RT अपॉन कैपिटल M, या फिर अंडर रूट 3KT अपॉन स्मॉल m। और K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बताना यहां से R का वैल्यू कितना है, 8.314 जो भी होता है जूल पर मोल केल्विन। R का वैल्यू कितना है, 8.314 आता है आगे, जूल पर मोल केल्विन। ये केल्विन क्या बताता है कि टेम्परेचर जो होना चाहिए, नोट करके, और ये गलती हो सकता है कि तुम करो, टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन। टेम्परेचर किस में लिया जाएगा, केल्विन में लिया जाएगा। क्लियर है क्या कहानी? ये 3 है। अब एक और बात मैंने आपको बताया, कैपिटल M जो होता है वो स्मॉल m इंटू
एवोगैड्रो नंबर, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बात समझ में क्या? ठीक है, क्वेश्चंस यहीं से बनाया जाएगा। एक बार और समझ लेते हैं आरएमएस। मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया कि मान लो कि 5 गैस मॉलिक्यूल है, एक का स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे का स्पीड 2, तीसरे का 3, चौथे का 4, पांचवें का 5। क्लियर है कहानी? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ एवरेज स्पीड कितना। सबसे पहले एवरेज स्पीड, ये वेलोसिटी दे दिया है रैंडमली। अगर मैं एवरेज पूछूं तो क्या फाइंड आउट करोगे सर? 5 + 4 + 3 + 2 + 1 अपॉन, कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे पूछूं VRMS, तो अब समझिएगा, VRMS मतलब हो गया पहले स्क्वायर करो, फिर मीन निकालो, फिर अंडर रूट चढ़ा दो भाई। क्लियर क्या? ठीक है, अब आ जाओ, VRMS की बात कर रहे हैं हम लोग। पहले स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, फिर मीन निकालो तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 5, फिर क्या करो अंडर रूट चढ़ा दो। तो बात है समझ में क्या? अब याद करो तो Vx आया था, अरे कितना आया था? Vx आया था ना, स्क्वायर करा, एवरेज निकाला, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, जो भी है नंबर मॉलिक्यूल्स यहां पे लिखना पड़ेगा ना यहां पे। तो अब क्या करा उसके बाद में अंडर रूट चढ़ाया, तभी तो आया VRMS। तेरे बात आई समझ में? मतलब मैंने आपको 2 बातें सिखाया। एक, नॉर्मल अगर क्वेश्चन दे KTG का कि एनर्जी बताओ, RMS बताओ, ठीक है, तो वो इससे सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत? क्लियर है क्या? अब आ जाओ भाई, अगर कुछ डाटा दे दे गैस मॉलिक्यूल्स का, फिर आपको बोले कि जो बताओ RMS क्या होगा और एवरेज क्या होगा, तो क्या वो निकल जाएगा? क्लियर है क्या? अब पॉज कीजिए, समझिए, लिखिए, और नहीं आया तो पूछिएगा। चलिए, अभी तक हमने क्या सीखा था कि जो गैस होता है एक कंटेनर में, वो एक आइडियल गैस लिया जाता है। द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस इज नेग्लिजिबल, है ना? जो एक गैस मॉलिक्यूल्स है उसका वॉल्यूम क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे एक रियल गैस जो होता है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। आइडियल गैस में कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी ही एग्जिस्ट करता है। तो जब वो मूव कर रहा होता है तो हमने RMS वेलोसिटी फाइंड आउट करा था, डिराइव करा था इनफैक्ट। तो VRMS क्या होता है? √3RT by M, where M इज द मोलर मास। अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करें तो यहां से देखो K का जो वैल्यू क्या होता है? 1.3 × 10⁻⁻23। तो K का वैल्यू क्या होता है? 1.3 10⁻⁻23, where K is equal to R/NA। डन ना? याद रखने वाली बात यह है कि जब टेम्परेचर आप लोगे, दैट टेम्परेचर शुड बी ओनली इन केल्विन। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। तो जो क्वेश्चंस पूछा है जेई ने वो तो पूछा ही है, आगे हम डिस्कस करते हैं। अगर नॉर्मल वेलोसिटी दे दे तो उसका RMS कैसे निकालोगे? पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर अंडर रूट। क्लियर है ना कहानी? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब ये RMS हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा गैस मॉलिक्यूल्स का? एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो 0 होता है, रैंडमली मूव करता रहता है ना। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देन एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका? 0। क्लियर है क्या कहानी? ठीक है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आपका? √8RT/πm। याद रहेगा, √8RT/πm। क्या ये एवरेज स्पीड होगा? चलिए नेक्स्ट, RMS स्पीड। RMS तो हमने पढ़ लिया था ना। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हम अभी डिस्कस करते हैं। dn/n का रेशियो भी हम देखेंगे कि dn क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबल होता है कि अगर कोई गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है तो किस टाइम पे, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है ना, तो वही क्या है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और ये क्या हो जाएगा बेटे? ये हो जाएगा आपका
अंडर रूट 2RT अपॉन अंडर रूट 2RT अपॉन m ना, ठीक है, क्लियर है क्या कहानी? चलिए फटाफट एक बार नोट कीजिए। देखो अगर यू मान लो कि जो एक इक्वेशन दे दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल इन द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, मान लो n दे दिया फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, और आपसे क्या पूछ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बताया जाए, है ना, और ये जेई क्वेश्चन पूछ देता है कई बार ऐसे, क्लियर ना कहानी? ठीक है, तो डी वॉल्यूम नहीं है, ये v इज द स्पीड, v इज द स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है v, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, जहां dn/dv जो होगा वो मैक्सिमम होगा। dn/dv क्या होगा? अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये हो गया आपका स्पीड, कुछ भी ऐसा दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, देन इक्वेट इट इक्वल टू 0, देन यू विल फाइंड dn/dv कहां 0 होगा, जहां पे भी 0 होगा वो पॉइंट पे वो मैक्सिमम स्पीड एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है ना कहानी? अब तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा स्पीड है बताना, तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा स्पीड है? Vrms, उसके बाद V एवरेज, उसके बाद V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होगा वो ज्यादा होगा। क्लियर की कहानी? चलिए नेक्स्ट आपका आता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, और ये डिनोट किया जाता है लेमडा से। मीन फ्री पाथ क्या हो गया कि जो ये डिस्टेंस कवर करता है ना बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, वही होता है आपका मीन फ्री पाथ। तो लिख लो, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस covered by the gas molecule for the successive collision। एटलीस्ट दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो डिस्टेंस होता है वो, तो लेमडा जो होता है वो 1/√2πd² होता है, ठीक है, वेयर d जो होता है बेटे वो होता है डायमीटर, और n जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब जेई ने इस पे क्वेश्चंस पूछा था कि मीन फ्री टाइम क्या होगा, तो मीन फ्री टाइम इज द टाइम बिटवीन द कोलिजन। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो गया? मीन फ्री पाथ, और स्पीड क्या लेंगे हम लोग? आरएमएस स्पीड। क्या लिया जाएगा? आरएमएस स्पीड। तो देखो वो ना टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा था, तो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करवाएंगे एक बार इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/√2πd², और इसको हम लोग n और ये लिख सकते हैं v। अब याद हो तो pv जो होता है वो nRT के बराबर होता है, तो v/n जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? v/n क्या हो जाएगा आपका? v/n हो गया आपका RT/P। ये है ना, v/n जो होगा वो RT/P। डन ना? ठीक है। अच्छा n को क्या लिख सकते हैं? n क्या है? नंबर ऑफ मोल। अपने को एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में लिखना है। क्लियर ना कहानी? ठीक है। और इसमें बेसिकली हम ना टेम्परेचर के फॉर्म में ना कुछ ना कुछ जो है लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो R/n जो होगा, n को अपन नंबर ऑफ मोल अगर दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करते हैं? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो बात है ना, क्लियर की कहानी। तो k के टर्म्स में आएगा। अब इस इक्वेशन से देखा जाए तो लेमडा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाए। बट समझने वाली बात है यहां से कि केस 1, इफ वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, सोचो इस रूम का वॉल्यूम कांस्टेंट है,
अगर हमारे बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो दीवार तोड़ करके आगे ले जाओगे ना तुम, तो वॉल्यूम तो एक्सपैंड हुआ ना। तो वॉल्यूम कांस्टेंट कह रहा है, तो लेमडा क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। टेम्परेचर बढ़ने से आप भागोगे, क्योंकि आप में थर्मल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और जब आप भागोगे तो एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। लेकिन यहां क्या कह रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो लेमडा डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर T। और अगर वॉल्यूम जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, देन लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। लेमडा क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्लियर क्या कहानी? चलिए फटाफट एक बार नोट कीजिए फटाफट इसको। टेम्परेचर प्रेशर के, देखो यहां से तो ये बात समझ में आ गया ना कि टेम्परेचर का रिलेशन क्या होगा। अगर मान लो कि फॉर्मूला ही दे दिया टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में, तो इसको कैसे ब्रेक करा जाएगा? कैसे ब्रेक करेंगे? लेमडा इज इक्वल टू V बाई, V को हम लोग क्या लिख सकते हैं? V को क्या लिख सकते हैं? nRT बाई P, और ये क्या हो गया? √2 पाई d² n। नंबर ऑफ मोल जो है वो n का वैल्यू मान ले कि 1 हो गया, और R बाई n क्या हो गया? KT। तो KT बाई √2 पाई d² इंटू P। दिस इज द मीन फ्री पाथ। ठीक है, डन ना। अब इसमें मीन फ्री टाइम अगर पूछा जाए, मीन फ्री टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? लेमडा बाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो VRMS क्या लोगे? लेमडा द मीन फ्री पाथ अपॉन VRMS। क्लियर क्या? और इसमें अगर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट दे दे, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो लेमडा इंडिपेंडेंट है, और VRMS क्या है? इन VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो ये क्या हो जाएगा? मीन फ्री टाइम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √T। और अगर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है बच्चे, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा बताना? तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और ये 1/√T, तो क्या बच जाएगा? प्रोपोर्शनल टू √T। क्लियर है? आगे बात समझ में? डन ना। तो ये हो गया आपका मीन फ्री पाथ। पूछा हुआ है क्वेश्चन इस पे जेई ने, और खूब पूछता है। डन, बढ़े आगे बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या दिया हुआ है कि एट व्हाट टेम्परेचर द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग द अर्थ। ये ले भाई, अर्थ से देखो कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब ग्लोबल वार्मिंग में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस मेल्ट होगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे आसपास ना गैस मॉलिक्यूल्स है। तो बताओ कितना टेम्परेचर बढ़ जाए कि वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन ही खत्म हो जाए। तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन खत्म होने के लिए बताओ कि क्या कैसे सोचेंगे इसको? तो एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 11.2। अब दिया हुआ है इसमें देखो, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द escape velocity from surface of the earth 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मास ऑफ द ऑक्सीजन दिया हुआ है, और बोल्ट्जमैन ऑक्सीजन जो है मोनो एटॉमिक या डाई एटॉमिक, अरे O2 ना, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 5/2 kT। कोई दिक्कत है क्या? और ये एनर्जी जो है वो ½ mv², तो ½ m वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर ये एनर्जी इससे ज्यादा हो जाए तभी तो जाकर के खत्म हो जाएगा ना, हाँ है ना? फिर बात आई समझ में? क्या किससे? इससे ये एनर्जी ज्यादा हो जाए इससे ना, तो 5/2 kT। तो टेम्परेचर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट। m कितना दिया हुआ है? 2.76 10 का पावर -26, 11.2 10 का पावर 3 का होल स्क्वायर, डन ना, अपॉन 5 इंटू के का वैल्यू 1.38 10 का पावर -23। तो ये टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू,
ये आना चाहिए, तभी जाकर के बात बनेगी। क्लियर है क्या कहानी? चलिए अब पॉज कीजिएगा, एक बार कैलकुलेट करके देखिए। क्लियर है क्या? आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी होगा वही आंसर है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर एट 0 डिग्री सी प्रेशर। प्रेशर दे दिया, प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 10 का पावर 5 पास्कल, एंड द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज, के बी का वैल्यू जो है ना वो दे दिया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एयर, ठीक है। प्रेशर दे दिया एंड द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द, चलना एक बार देखना, सोचना कैसे सॉल्व किया जाएगा इसका। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या निकालना है अपने को, n बाई वी का रेशियो निकालना है। तो देखो n बाई वी का मीन फ्री पाथ से तुम ना इसको अप्रोच नहीं कर सकते हो, तो हम लोग क्या करें, एनर्जी जो होगा वो 3/2 PV, और क्या हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, 3/2 nRT। डन ना, ये से ये कैंसिल, nRT जो होगा वो PV के बराबर होगा। अब एक और बात समझते हैं जी, है ना, R K जो होता है वो क्या होता है, R अपॉन NA। तो R जो होगा वो क्या हो जाएगा, K इंटू NA। वैल्यू पुट कर दे, तो R की जगह पे क्या लिख दे, K NAT इज इक्वल टू PV, कंसीडर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1। NA बाई V जो होगा वो P बाई K इंटू T। अब इस क्वेश्चन के अंदर में प्रेशर इज गिवन, ठीक है, तो NA बाई V इज इक्वल टू, प्रेशर कितना दिया हुआ है 1.01 10 का पावर 5, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। K का वैल्यू कितना दिया हुआ बेटे 1.3 10 का पावर -23। टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273 केल्विन। आंसर, आगे बात समझ में क्या? तो NA बाई V जो आएगा वो, अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, जो भी आएगा वही आंसर होगा। हाँ है ना, क्लियर है? फटाफट लिखो, पॉज कीजिए और लिखो। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, एवरेज डिस्टेंस बताना है ना। अब ध्यान से देखो, अपने को नहीं पता जी फॉर्मूला एवरेज डिस्टेंस वगैरह का क्या है, अप्रोक्सीमेट पता करना है। तो देखो लेमडा क्या होता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर, और n की जगह पे n बाई वी डी स्क्वायर। अगर डायमीटर को रेडियस के टर्म्स में लिखोगे तो d क्या होता है 2r, d क्या होता है 2r, तो उसका स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर एरिया इधर ले जा, लेमडा इज द डिस्टेंस इंटू एरिया, तो लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब वॉल्यूम जो हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताना है ना अपने को, जो एवरेज डिस्टेंस होगा किसका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एवरेज डिस्टेंस। तो यहां से अगर देखा जाए तो मान ले कि उस एरिया में ना n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो वो वॉल्यूम क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n बाई वी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मान ले तो 4/3 पाई आर क्यू इसका वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब n ऐसे लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यू। तो यूनिट में कितना हो जाएगा, अगर अपन निकालें नॉर्मली तो डी, आर के जगह पे डी लिख दे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n बाई वी टू द पावर 1/3। अप्रोक्सीमेट एवरेज डिस्टेंस जो है ना वो निकल करके आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n बाई वी टू द पावर 1/3। तो वो याद रखिएगा कि जो एवरेज डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर 1/3। क्लियर है क्या? चलिए कम टू द, अब ये NA बाई वी निकालोगे, जो भी आएगा उसका 1 करके पावर 1/3 कर दोगे। डन ना? चलिए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं।